मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। बुध के रोज ट्रांसमीटर पर हमें कैप्टन अरशद के डाक के हमरा बखैरियत पाकिस्तान पहुंचने की खुशखबरी दी गई। कैप्टन अरशद से मुलाकात के दौरान चूंकि नए कोरियर से मिलने की जगह का तयन नहीं किया गया था, इसलिए कैप्टन अरशद से मिलने वाली जगह पर ही आइंदा इतवार को कोरियर से मिलने का कहा गया। मैंने साथियों के साथ मिलकर अब तक भेजे जाने वाली डाक की सब कॉपियां आतिशदान में डाल दी। मंगल को यशवंत से नई डाक मिल चुकी थी और साथ ही एक खत भी जिसमें मुझे बुध की शाम को मिलने का लिखा था। मैं चावड़ी बाजार के रेस्टोरेंट में जा जाकर तंग आ चुका था, लेकिन उससे ज्यादा महफूज जगह और कोई न थी। गोलचा सिनेमा का रेस्टोरेंट भी पाकिस्तानी जासूसी ग्रुप्स के पकड़े जाने के बाद उतना महफूज नहीं था। भारतीय सिक्योरिटी बहुत सख्त हो चुकी थी और सीबीआई और डीएमआई के कुत्ते हर जगह बू सूंघते फिरते थे। यशवंत ने मुलाकात पर अपनी हसरत के पूरा होने की बातों के अलावा मुझसे मजीद रुपए मांगे। शिम्मी की फरमाइशें पूरी करने के लिए उसे रुपए की जरूरत थी। यशवंत को दिए जाने वाले एक एक पैसे का मैंने बाकायदा हिसाब रखा हुआ था। मैंने उसे 2000 रुपए दिए और कहा कि अब तक के सब काम का मुआवजा उसे मिल चुका है। जब तक वो कोई बड़ा काम सरंजाम नहीं देता, उसे सिर्फ हफ्ते में 2 बार की डाक का मुआवजा ही दिया जाएगा। मैं जानता था कि यशवंत ने जिस कीचड़ भरे जोहड़ में छलांग लगाई थी, उसमें खून चूसने वाली जोंकों के सिवा कुछ न था और शिम्मी की फरमाइशें पूरी करने के लिए यशवंत को बड़े से बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये जुम्मे की रात थी, गालिबन 2 बज रहे थे जब टेलीफोन की घंटी के मुसलसल बजने से मैं नींद से हड़बड़ा उठा। ये मेरे नंबर 2 का फोन था। उसने कहा कि मालिक मकान, जिसका नाम नजीर शेरवानी था, मुझसे फौरी मिलना चाहता है और ये फोन भी वो उसी के घर से कर रहा है। नजीर शेरवानी ने उसे कहा था कि मेरा उससे फौरी मिलना बेहद जरूरी है और टाइम फैक्टर इस मिलने में इंतहाई अहम है। मैं हैरान था कि रात के 2 बजे ऐसा कौन सा अहम काम हो सकता है जिसके लिए नजीर मुझसे उसी वक्त मिलना चाहता है। मैंने नंबर 2 को कहा कि नजीर से मेरी बात करवाओ। नंबर 2 ने बताया कि नजीर ड्राइंग रूम में एक नौवारिद के साथ बैठा हुआ है। ये फोन वो उसके रिहायशी कमरे से कर रहा है और उसे अभी बुलाकर लाता है। 1 मिनट के अंदर ही नजीर फोन पर था। उसने कहा कि वो मुझे किसी से फौरी मिलवाना चाहता है जो अपने साथ मेरे लिए एक अनमोल तोहफा लाया है। ये सारी बात कुछ इस ढब से हुई थी कि मैंने उसके घर जाने का फैसला कर लिया। जल्दी में कपड़े बदलकर और साइलेंसर वाला पिस्टल लेकर मैं होटल की लॉबी में आ गया। उस वक्त सड़क पर टैक्सी मिलना मुहाल था। शिफ्ट मैनेजर ने कहा कि वो मुझे एयरपोर्ट से मुसाफिरों को लाने और ले जाने वाली गाड़ी दे सकता है। उसका किराया टैक्सी के किराए से 10 गुना ज्यादा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा न था। मैंने वही गाड़ी ली और साथियों के घर के करीब पहुंचकर उसे रुखसत कर दिया। गली बिल्कुल सुनसान थी और गली के सामने मेरे 2 साथी मेरा इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचने तक मैंने उनसे इस वक्त बुलाने की वजह जाननी चाहिए, लेकिन उन्हें भी कुछ इल्म न था। नंबर 2 ने उन्हें सिर्फ मुझे कवर देने के लिए भेजा था। सिर्फ वो इतना ही जानते थे, बल्कि हैरान थे कि ऐसी क्या बात थी जिसके बायस मुझे इस वक्त बुलाया गया है। मैं नजीर के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो नौवारिद को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और यही कैफियत उस शख्स की थी। मैंने दोनों साथियों को मकान की ड्यूटी में मुस्तैद और चौकस रहने का कहा। नंबर 2 को मैंने इशारा किया और वो ऊपर चला गया। अब ड्राइंग रूम में नजीर, मैं और वो नौवारिद थे। नौवारिद और मैं अभी तक एक दूसरे को घूर रहे थे और नजीर हैरानी से हम दोनों को देख रहा था। गैर इरादी तौर पर मैंने पिस्टल होल्स्टर से निकालकर हाथ में थाम लिया। बात ही कुछ ऐसी थी। नौवारिद कर्नल शंकर का बैटमैन अब्दुल करीम था, जो मुझे कर्नल शंकर के दोस्त विनोद चोपड़ा के नाम से जानता था और मैं अब्दुल करीम को नजीर शेरवानी के घर उस वक्त देखकर हैरान हो रहा था। पिस्टल को मेरे हाथ में देखकर वो दोनों घबरा गए और उनकी घिघी बंध गई। मैं समझ रहा था कि मैं किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रहा हूँ और किसी कीमत पर भी अपना और अपने साथियों का इस तरह जाल में फंस जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी सोच यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन दोनों को खत्म करके हमें यहाँ से निकलने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। अब्दुल करीम के मुंह से निकला, विनोद साहब, मेरा क्या कसूर है? अब्दुल करीम के विनोद साहब कहने पर नजीर और घबरा गया। अब वो सोच रहा था कि वो किसी साजिश का शिकार हो चुका है। हम तीनों की उस वक्त की कैफियत ऐसी थी जिसे तहरीर करना मुमकिन नहीं। मैंने पिस्तौल की नाल का रुख नजीर की तरफ करते हुए पूछा, ये क्या चक्कर है? नजीर बेइख्तियार कहने लगा, साहब मेरी जवान बच्चियां हैं, मुझे माफ कर दें। अब्दुल करीम ने मेरे आगे हाथ बांध दिए। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने पिस्तौल
का रुख अब्दुल करीम की तरफ किया। तुम बोलो और फौरन बोलो, ये क्या मामला है? अब्दुल करीम के मुंह से बात नहीं निकलती थी। बड़ी मुश्किल से उसने कहा कि नजीर साहब ने तो उसे बताया था कि किसी पाकिस्तानी फौजी अफसर से उसे मिलवाना है। मैंने पिस्तौल नजीर की तरफ करते हुए उसे पिस्तौल से ही इशारा किया कि अब वो बोले। जब वो कुछ न बोला तो मैंने उसे कहा, अगर तुम दोनों ने मुझे सारी बात फौरन न बताई तो मैं बगैर किसी मजीद वार्निंग के दोनों को शूट कर दूंगा। मैंने पिस्टल पर लगे साइलेंसर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गोलियां चलने की आवाज भी नहीं आएगी और तुम दोनों ठंडे ठंडे लेट जाओगे। मेरी इस धमकी ने खातिर खा असर किया और नजीर ने जबान खोली। जनाब, मुझे मालूम नहीं कि आप मुसलमान हैं या हिंदू, पाकिस्तानी हैं या भारतीय। मैंने तो आपसे जो गुफ्तगू की थी उसी के भरोसे पर अब्दुल करीम को, जो हमारा साथी है, आपसे मिलवाने यहाँ बुलाया था। अब्दुल करीम ने उसकी बात काटी। ये विनोद साहब हैं, मेरे कर्नल के दोस्त हैं और दर्जनों बार मेरे कर्नल से मिलने सर्विसेज क्लब आ चुके हैं और मैं भी इनके पास लोधी होटल कई बार जा चुका हूँ। शेरवानी साहब, आपने मुझे मरवा दिया। मैं आपके कहने में आकर ऐसी फाश गलती कर बैठा हूँ कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। इधर मैं सोच रहा था कि कहीं न कहीं कोई ऐसी गलत बात जरूर है जिसके बायस ये सब कुछ हो रहा है। यकलख्त मेरे दिमाग में रोशनी का एक कौंधा लपका। मुझे महसूस हुआ कि इस सब मखमसे की बुनियाद विनोद है। मैंने चंद सेकंड उस पर गौर किया और उन दोनों से कहा कि सच्चाई ये है कि मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ, लेकिन भारत में विनोद नाम से रह रहा हूँ। मेरी इस बात की तस्दीक मेरे साथी भी कर सकते हैं। मेरी ये बात सुनकर उनकी सरासीमगी में कुछ कमी आई, लेकिन उन्हें मेरी बात का यकीन तभी आया जब मैंने पिस्टल वापस होल्स्टर में रख दिया। अब्दुल करीम कहने लगा, सर 3-4 रोज पहले नजीर साहब ने आपका जिक्र किया था। मैं तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। आज कर्नल शंकर के पास DMI के एक ब्रिगेडियर आए थे। उस ब्रिगेडियर ने अपने ब्रीफ केस से एक डायरी निकाल कर कर्नल शंकर को दिखाई। मैं अपनी जगह पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसने कर्नल शंकर को कहा कि इस डायरी में उन भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान जाने वाले महाजरों के पते और कॉन्टैक्ट के जराये की तफसील दर्ज है जो भारतीय मफाद के लिए काम कर रहे हैं और DMI के पेरोल पर हैं। देखने के बाद कर्नल शंकर ने डायरी ब्रिगेडियर को वापस कर दी और कहा कि मैं जनरल से बात करके तुम्हारी उसके साथ मीटिंग रखवा दूंगा ताकि हेडक्वार्टर्स की तरफ से तुम्हारे फंड में इजाफा हो सके। जनरल अगरचे तुमसे इसलिए नाखुश है कि तुम उसे अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट नहीं देते हो और फौज में होते हुए खुद को हमसे सुपीरियर समझते हो, लेकिन डायरी देखकर वो यकीनन तुमसे ताउन करेगा। ब्रिगेडियर ने डायरी ब्रीफकेस में रख दी और कर्नल ने मुझे ब्रीफकेस कमरे में हिफाजत से रखने का कहा। वो तो मैं नोशी में मशगूल हो गए और मैं मौका पाकर हिफाजत से वो ब्रीफकेस यहीं उठा लाया हूँ, क्योंकि ये नंबरों वाला ब्रीफकेस खोलना मेरे बस में न था। मेरी वापसी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ आइंदा अंडरग्राउंड काम करने वाले साथियों के हमरा रहकर खुद को पोशीदा रखूंगा। अब तक मेरी तलाश में हर तरफ सैकड़ों फौजी मसरूफ हो चुके होंगे। अब आप पर मुनसिर है कि आइंदा मेरे बचाव का क्या इंतजाम करते हैं। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है और आइंदा भी करता रहूंगा। मैंने ब्रीफकेस के मुतालिक पूछा तो उसने सोफे के पीछे से उठाकर मेरे सामने रख दिया। नंबरों वाला ये ब्रीफकेस सीधे तौर पर खोलना मुमकिन न था। मैंने अपने नंबर 2 को बुलवाया। उसने अपने ट्रांसमीटर ठीक करने के औजारों से चंद मिनट में ही उसके अंदरूनी ताले तोड़कर उसे खोल दिया। उसमें 4-5 फाइलों जिन पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था, उनके अलावा एक डायरी भी थी। मैंने डायरी खोली तो उसमें अब्दुल करीम के कहने के मुताबिक पाकिस्तान में भारत के लिए काम करने वालों के नाम, पते और कॉन्टैक्ट के जराए दर्ज थे। मैं नाम पढ़ रहा था और मेरी हैरत और वहशत में इजाफा होता जा रहा था। उस डायरी में चंद पाकिस्तानी कलीदी सियासतदानों, नौकरशाही, सनतकारों और ताजिरों के नाम भी थे, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में कोई सोच भी न सकता था कि पाकिस्तान की मोहब्बत का दम भरने वाले ये अहम और मशहूर मारूफ लोग पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए जासूसी करते थे और इस गद्दारी का कसीर मुआवजा फॉरेन करेंसी में वसूल करते थे। उस डायरी में दर्ज नामों से महसूस होता था कि पाकिस्तान में भारत ने अपने जासूसों का बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है। शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें भारतीय जासूस दाखिल न हो। पेशावर से कराची तक हर बड़े शहर और छावनी में उसके कारिंदे मौजूद थे। इनमें वो सनतकार भी शामिल थे जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से खुसूसी मुराद और बैंकों से कर्जे ले लेकर बड़ी बड़ी सनतें लगा रखी थी। वो ब्यूरोक्रेट्स भी उनके पेरोल पर थे जिनकी काबिलियत और अथॉरिटी के पाकिस्तान भर में चर्चे थे। उन सियासतदानों के नाम भी थे जिनका किबला दिल्ली और गॉडफादर गांधी था, और वो सियासतदान भी थे जो अपने जलसों में पाकिस्तान से मोहब्बत और उसकी बका के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देने के दावे करते थे। साबिका मशरकी पाकिस्तान से सुकूत ढाका के बाद इस बचे कुचे पाकिस्तान में आने वाले प्लांटेड मुसलमानों और इन मुसलमानों के रूप में भारत के तरबियत याफ्ता हिंदू जासूसों के नाम और कॉन्टैक्ट के जराए भी दर्ज थे। मैं तो हैरान था कि इतने मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क के होते हुए पाकिस्तान अब तक भारत के हाथों बचा हुआ कैसे था।
मुख्तसरन पाकिस्तान की हालत उस डायरी की रोशनी में सुकूत ढाका से 3 साल कबल के मशरकी पाकिस्तान के हालात के ऐन मुताबिक थी, जब अगरतला साजिश के इस मंजर आम पर आया और इस साजिश में मुलव्विस गद्दारों को कैद से छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की तकरीबन सभी सियासी जमातों के लीडर यकजबान हो गए थे। अदना से आला ब्यूरोक्रेसी खुले आम पाकिस्तान के खत्म होने की बातें करती थी। आला कारोबारी हल्के और सनतकारों ने हुकूमत से अदम ताउन करके सिविल नाफरमानी की सूरत हाल पैदा कर दी थी। बड़ी माजरत के साथ ये लिखने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान की दिफाई जासूसी एजेंसियां भी अफवाज पाकिस्तान में शामिल उन बंगाली पाकिस्तानियों की निशानदही में नाकाम हो चुकी थी, जिन्होंने पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाकर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कमीशन हासिल किए थे और पाकिस्तान के मुहाफिजों के भेस में वो गद्दारी की आला तरीन मिसालें कायम कर रहे थे। 1971 की पाक भारत जंग से पहले ही भारत को पाकिस्तान के तमाम दिफाई राज इन गद्दारों ने पहुंचा दिए थे और इन गद्दारों ही की वजह से जंग शुरू होते ही भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों और एयर स्ट्राइप्स, चकवाल और शोरकोट को अपनी बमबारी का निशाना बनाया था और पाकिस्तान ने इंतहाई मजबूरी के आलम में अपनी एयरफोर्स के जहाज ईरान भेज दिए थे। भारतीय बमबार और लड़ाका जहाज कराची से पेशावर तक बिला रोक टोक मंडलाते रहते थे। इन्हीं गद्दारों ने उस वक्त पाकिस्तान की वाहिद आबदोज गाजी की भी निशानदही की और उसे बंबई के करीब फ्रिगेट जहाजों ने घेरे में लेकर डेप्थ चार्ज मार मार कर डबो दिया और इन्हीं गद्दारों ने भारत को खुफिया सिग्नल देकर पाकिस्तान के क्रूज जंगी जहाज खैबर को भारतीय मिसाइल बोट के मिसाइलों का निशाना बनवाया था। खैबर जहाज सिर्फ 6 मिनट में अपने 700 से ज्यादा बहरी अफसरों और फौजी जवानों के साथ डूब गया। उस जहाज के ज़ेरे क़यादत एक फ्रिगेट के बंगाली कप्तान ने अपने बंगाली वायरलेस ऑपरेटर के जरिए भारतीय नेवी को सिग्नल देकर खैबर की निशानदही की थी। खुद उसे कोई नुकसान न पहुंचा था और दुनिया को दिखाने के लिए ये जहाज भारतीय नेवी की हिरासत में विशाखापट्टनम की बंदरगाह पर बखैर आफियत वापस पहुंच गया। मशरकी पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट्स, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के अलावा बंगाली पुलिस ने भी खुली बगावत की और अपने मगरबी पाकिस्तान के अफसरान और जवानों और उनके बीवी बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। अफवाज पाकिस्तान में मशहूर हवाबाज MM आलम जैसे मुहिब्बे वतन बंगाली तो चंद एक ही थे, जबकि गद्दार बंगाली जवान और अफसर हजारों की तादाद में थे, जिनकी गद्दारी के स्याह कारनामे पाकिस्तान की तारीख में ता क़यामत मौजूद रहेंगे। खटमंडू नेपाल में पाकिस्तान का सफीर भी बंगाली था। उसने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर कब्जा करके उस पर बंगाली बागियों का झंडा लहरा दिया और वायरलेस की कोड और डी कोड की किताब भी भारतीय सिफारत खाने के हवाले कर दी। इस डिफेक्टर यानी गद्दार की वजह से पाकिस्तान के तमाम खुफिया पैगामात भारत के लिए खुली किताब बन गए। पाकिस्तान ने अफरा तफरी की हालत में खटमंडू में एक किराए के मकान में नए पाकिस्तानी सफीर और नए अमले के साथ सिफारत खाना खोला और फौरी तौर पर बनी हुई नई कोड और डी कोड बुक दुनिया भर में अपने सिफारत खानों को जारी की। आज भी जब पाकिस्तान के हर बड़े शहर और खुसूसन कराची में सुकूत ढाका के बाद खुफिया जराए से आए हुए बंगालियों को देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को कौन सी ऐसी मजबूरी दरपेश है जो इन गैर कानूनी घुस आने वाले बंगालियों को हंगामी तौर पर उनके असल वतन वापस नहीं भेजती। अगर सऊदी अरब और अमारात से लेकर मलेशिया और सिंगापुर तक गैर कानूनी रिहाइश पजीर पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी जलील ख्वार करके निकाले गए हैं जो सिर्फ रोजगार के हुसूल के लिए उन मुल्कों में गए थे, तो पाकिस्तान में इन गैर कानूनी बांग्लादेशियों को क्यों बर्दाश्त किया जाता है? क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर बुरा वक्त आने की सूरत में इन बांग्लादेशियों को फिर खेल खेलने के लिए रखा हुआ है? एक मजहबी रिवायत है कि मोमिन को एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के मोमिन बार बार गद्दारी के डंक से डसे जाने के बावजूद उसी सुराख में हाथ डालते हैं। मैं आपसे माजरत खा हूँ कि मैं दुश्मन पाकिस्तान को खा वो किसी भी रूप में हो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस आदत की वजह से मैं कई बार इंतहाई खतरनाक हालात में घिर गया और जान तक के लाले पड़ गए, लेकिन ये आदत न छूटी क्योंकि ये मेरी सरिश्त और खमीर में है। ये मेरी मजबूरी है कि जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। ब्रीफकेस में दूसरे कागजात उतने अहम न थे। मैंने नंबर 2 को डायरी के हर सफे की 2-2 फोटो बनाने का कहा और कमरे में मालिक मकान, अब्दुल करीम और मैं रह गए। ड्यूटी में कवर देने वाले साथियों को भी मैंने आराम करने का कहा। यह डायरी तो मेरे सीनियर्स के लिए एक नेमत गैर मुतरक्कबा थी और
वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी अहम डायरी हमारे हाथ आ जाएगी। इस खुशी के साथ साथ मैंने कमरे में मौजूद बेयकीनी और बेएतमादी की फजा को खत्म करना चाहा। मैंने उठकर अब्दुल करीम और फिर नजीर शेरवानी को गले लगा लिया और उन्हें तफसीलन बताया कि मैंने उस कमरे में जो कुछ भी किया है वो अपने मिशन की सिक्योरिटी के लिए किया है। अब जबकि तमाम गलत फहमियां दूर हो चुकी हैं तो हमें मिलकर आइंदा के लाहे अमल के मुतालिक सोचना चाहिए। अब्दुल करीम और नजीर भी मुतमईन हो चुके थे और उनके चेहरों से इत्मीनान झलक रहा था। इसी दौरान सुबह हो गई और नजीर के घर से गर्मा गर्म चाय और अंडे पराठों का नाश्ता आ गया। अब हमारा फौरी और हल तलब मसला अब्दुल करीम की हिफाजत करना था। मुझे यकीन था कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत में उसकी तलाश शुरू हो चुकी होगी। उसका इन हालात में भारत में कहीं भी रहना खतरे से खाली न था और उसके पकड़े जाने की सूरत में हमारा मिशन भी खतरे से दो चार हो सकता था। मैंने उन्हें कहा कि कम से कम एक हफ्ता तो अब्दुल करीम मेरे साथियों के हमरा रहे और कमरे से भी बाहर न निकले। जब दिल्ली में उसकी तलाश की गर्मी कम हो जाए तो उसे दिल्ली के जेर जमीन हमदर्दों के पास पहुंचा दिया जाए। मैं इस दौरान डायरी पाकिस्तान भेजकर अपने सीनियर से पुरजोर दरखास्त करूंगा कि वो अब्दुल करीम को पाकिस्तान बुलवा लें और उसकी इस खिदमत के एवज उसे पाकिस्तान की शहरियत भी दिलवा दें। मुझे यकीन था कि मेरी दरखास्त रद्द नहीं की जाएगी। अब्दुल करीम ने भी पाकिस्तान जाने की पुरजोर ख्वाहिश जाहिर की थी। भारत में उसका कोई करीबी रिश्तेदार और सरपरस्त नहीं था। फौज में उससे जो जिल्लत-आमेज़ सुलूक किया जाता था उसकी वजह से वो इंतहाई अफसुर्दा और बेदिल हो चुका था। और अब सबसे अहम वजह DMI के ब्रिगेडियर का इंतहाई खुफिया राजों से भरा ब्रीफकेस लेकर फरार होना और पकड़े जाने की सूरत में इंतहाई पुरतशद्दुद मौत उसका मुकद्दर बन चुकी थी। मैं अब्दुल करीम को लेकर ऊपर साथियों के पास गया। उनकी रात भी आंखों में ही कटी थी। मैंने उन्हें तमाम वाकया सुनाया और कहा कि अब्दुल करीम अब उनके साथ रहेगा और इसे कमरों से बाहर हरगिज न निकलने दें। अलहदगी में उन्हें कहा कि अब्दुल करीम ने बेशक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और इसे बाहिफाजत पाकिस्तान भेजने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो अब्दुल करीम की तरफ से हमेशा मोहतात रहें। इसने बगैर किसी लालच और इंसेंटिव के इतना खतरनाक काम किया है। इसकी वजह इसकी बेजारी और हालात से समझौता न करने वाली लाउबाली शख्सियत है। भारतीय अफसरों की गालियों ने चिंगारी को शोला बना दिया है। इस सूरत हाल में वो यहाँ भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है जो हम सबको किसी मुसीबत में फंसा दे। मैंने साथियों को कहा कि अव्वल तो वो कोई ऐसा मौका आने ही न दें और अगर बफर्ज़े मुहाल उन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो फौरी तौर पर उसे खंजर से हलाक कर दिया जाए। जिस तरह हम अपनी जिंदगियों से ज्यादा अपने मिशन को अहमियत देते हैं, वैसे ही अपने मिशन की हिफाजत के लिए किसी की जान लेने में दरेग न करना चाहिए, चाहे वो अब्दुल करीम ही क्यों ना हो। मेरे साथियों ने कहा कि इस सूरत में कम से कम 2 आदमी घर में हमेशा मौजूद रहेंगे और सीढ़ियों के ऊपर वाले दरवाजे को हमेशा मुकफ्फल रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल करीम को अंडरग्राउंड हमदर्दों के पास नहीं भेजना चाहिए। उनके पास न कोई मिशन है और न ही वो अब्दुल करीम की मुकम्मल हिफाजत कर सकते हैं। हमें न सिर्फ अब्दुल करीम को गिरफ्तारी से बचाना था बल्कि उसको ना महसूस होने वाली हिरासत में भी रखना था और ये काम करने का मेरे साथियों ने खुद जिम्मा उठाया। मैंने उनकी तजवीज से इत्तेफाक किया और उन्हें मजीद हिदायत देकर फिर मालिक मकान के पास चला आया। उसे कहा कि हालात ने अचानक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया है कि उसे भी पूरी तरह मोहतात रहना होगा। कम से कम 15 रोज तक वो जेर जमीन साथियों से मिलने से भी गुरेज करे, घर से बाहर भी कम ही जाए और किसी तरह अपने घर के सामने वाले हमसाये को कहे कि तुम्हारी बेटी की सहेली ने चौबारे पर जो कुछ देखा था उसका जिक्र किसी से न करे। इस पर मालिक मकान ने बताया कि उसका हमसाया तो खुद अंडरग्राउंड हमदर्दों का एक तरह से सरपरस्त है। उसके घर से राज की कोई बात बाहर हरगिज नहीं निकलेगी। उससे रुखसत होकर मैं अपने होटल चला आया। रात भर का जागा हुआ था इसलिए फौरन ही सो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।